हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे आप सबको पता होता है कि हम एक छोटे से बालक होते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा विकास होता रहता है, हमें एक एडल्ट बन जाते हैं, एडल्ट से फिर हम वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं। तो इन सब की जैसे यानी कि जो हमारा विकास होता है, इन विकास को पहुँचाने वाले बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। अगर किसी भी इंसान के अंदर पोषक तत्व की कमी हो जाती है या फिर अधिकता होती है तो उनके विकास पर वो असर डालता है। चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात करें, चाहे प्रोटीन्स की बात करें, चाहे विटामिन की बात करें, चाहे खनिज लवण की बात करें, यानी जो भी हमने यहाँ पे पोषक तत्व का नाम अभी जिक्र किया है, तो वो सब पोषक तत्व हमारे शरीर में जाकर के एक कार्य नहीं करते हैं। सबका अपना अपना अलग रोल होता है, सबका अलग अलग अपना कार्य होता है। जैसे कि हम विटामिन की बात करें तो विटामिन ए क्या करता है, आपको रतौंधी नहीं होने देता है। जब वहीं पर विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी क्या करता है, आपको स्कर्वी नामक रोगों से बचाता है। लेकिन चाहे वहाँ पर हम बात करते हैं विटामिन डी की, तो वो हमें क्या करता है, रिकेट्स से बचाता है, यानी कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। जब हम विटामिन ई की बात करते हैं तो प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। उसके अलावा जब विटामिन के की बात करते हैं तो वो हमारे ब्लड को यानी कि हमारे रक्त को थक्का बनाता है। जो जितने सारे हमने यहाँ पे विटामिन बताया, तो वो क्या कर रहे थे, शरीर के अलग अलग क्षेत्रों में अपना कार्य कर रहे थे। चाहे आँख की बात करें, चाहे हड्डी की बात करें, चाहे रक्त की बात करें, चाहे प्रजनन क्षमता की बात करते हैं। लेकिन सब जब जितना हमने यहाँ पे विटामिन का भी जिक्र किया, उन विटामिन में से एक विटामिन एक ऐसा होता है जो उनकी फैमिली यहाँ पे आ जाती है। जैसे विटामिन बी, विटामिन बी की एक अलग फैमिली होती है। ये भी अपना क्या करता है, त्वचा से संबंधित होता है, ना कि अलग अलग क्षेत्रों में। या त्वचा में ही क्या करता है, अलग अलग रोल करता है। जैसे कोई अपना सफ़ेद रोग से बचाता है, तो कोई ओठों से बचाता है, यानी कि ओठों में घाव से बचाता है। अलग अलग क्षेत्र में अपना कार्य करता है। तो हमने विटामिन बी की बहुत सारी फैमिली को कवर कर लिया है। जैसे हमने विटामिन बी वन के चैप्टर में बताया था आपको कि विटामिन बी के चैप्टर में आपको बताया था कि विटामिन बी वन का थायमिन होता है, यानी कि उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो उसका रासायनिक नाम हमने बताया था थायमिन। थोड़ा यहाँ पे रिकॉल कर देते हैं क्योंकि हम लास्ट विटामिन की ओर पहुँच रहे हैं, यानी कि विटामिन बी के लास्ट थोड़ा थोड़ा पहुँच रहे हैं। दो तीन विटामिन और रह गए हैं, उसके अलावा आपको ये विटामिन भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा हम रिकॉल कर देते हैं। जब हमने विटामिन बी वन के बारे में बताया था तो वहाँ पे देखा था कि उसका रासायनिक नाम, तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो उसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। थायमिन क्या करता है, आपको बेरी नामक रोग से बचाता है। लेकिन जब हमने विटामिन बी टू की बात की थी तो विटामिन बी टू में आपने देखा था कि उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो उसका रासायनिक नाम हमने आपको बताया था राइबोफ्लेविन बताया था, जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा रहा था। जैसे कि चिरोसिस की बात करें, ग्लूसाइटिस की बात करें, एंगुलोडर्मेटाइटिस की, नसोला बाइल की, बहुत सारे टॉपिक को हमने वहाँ पे कवर किया था। उसके अलावा जब हमने विटामिन बी थ्री के बारे में बात किया तो विटामिन बी थ्री के हमने रासायनिक नाम के जब बारे में बताया तो उसका रासायनिक नाम क्या था, रासायनिक नाम क्या था, नियासिन था। नियासिन क्या कर रहा था, आपको पेलग्रा नामक बीमारी से बचा रहा था। लेकिन जब हमने विटामिन बी फाइव की बात करी तो विटामिन फाइव में पेंटोथेनिक एसिड आ जाता है, यानी कि उसका रासायनिक नाम आ जाता है, जो हमें कौन से रोगों से बचाता है, तो हमारी स्किन में जो सफ़ेद रोग हो जाता है, यानी कि चर्म रोगों से हमें बचाता है। तो जितने भी हमने यहाँ पे अभी विटामिन बी की फैमिली में जितने अभी हमने नंबर बताए 1 2 3 4 5, तो वो क्या कर रहे थे, आपको जो स्किन था, स्किन से रिलेटेड अपना कार्य कर रहे थे। वहीं पे जब हमने विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, तो ये हमारे शरीर में ही क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो आज ऐसे ही हम बात करने वाले हैं विटामिन बी सिक्स के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि इसके कमी से क्या क्या देखने को मिलता है, इसके फ़ायदा क्या होता है, इसके नुकसान क्या होता है, ये कहाँ से पाया जाता है, इसका अवशोषण कहाँ होता है, इसका विसर्जन कहाँ से होता है। तो क्लास में बने रहिएगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि पायराडॉक्सिन क्या होता है। तो जो विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम होता है वो होता है पायराडॉक्सिन। जितना हमने पीछे अभी आपको रासायनिक नाम बताया तो वो रासायनिक नाम अलग अलग विटामिन के नाम थे। जैसे विटामिन बी वन की बात किया तो हमने थायमिन का जिक्र किया, यानी थायमिन उसका रासायनिक नाम होता है। जब विटामिन बी टू का नाम लिया तो उसमें रासायनिक नाम कोई और था, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम कुछ और। ऐसे ही जब आपसे पूछा जाए कि विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या होता है तो उसका रासायनिक नाम होता है पायराडॉक्सिन होता है। पायराडॉक्सिन क्या होता है, इसके भी क्या होते हैं, तीन रूप होते हैं। जैसे विटामिन डी में पढ़ते हो तो इसके प्रकार होते हैं, जैसे विटामिन सी पढ़ते हो, सब बहुत सारे प्रकार होते हैं ना। तो वैसे ही जब इसके रासायनिक नाम के ऊपर जिक्र करोगे तो इसके रासायनिक नाम के क्या होते हैं, तीन रूप होते हैं। जब पहले रूप की बात करते हैं तो पहले रूप को कहते हैं पायराडॉक्सिन कहते हैं। जब दूसरे रूप को कहते हैं तो पायराडॉक्साल कहते हैं। पायराडॉक्साल क्या होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप का होता है, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं ये किस ग्रुप का होता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। एल्डिहाइड लिख लेना, एल्डिहाइड। ठीक है,
पैराडॉक्साल किस ग्रुप का होता है? तो एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। वहीं पे जब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर को क्या कहते हैं? पैराडॉक्सामाइन कहते हैं। ठीक है, ये किस ग्रुप का होता है? तो ये एमिन ग्रुप का, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि किस ग्रुप का होता है, तो ये एमिन ग्रुप का होता है। यानी कि हमने अभी तक जिक्र किया कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पैराडॉक्सिन होता है। लेकिन जो पैराडॉक्सिन होता है उसके 3 रूप होते हैं। तो 3 रूप में जब पहला रूप देखते हैं तो पहले रूप का नाम है पैराडॉक्सिन होता है, जब तीसरे की बात कहते हैं पैराडॉक्साल होता है, और जब तीसरे की बात करते हैं तो पैराडॉक्सामाइन होता है। यानी कि पहले में सीन था, दूसरे में सॉल था, और तीसरे में क्या था? माइन था। बस इतना ही फेर है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे जब देखते हैं तो आगे इसके नाम देखते हैं। अब यहाँ मैं विटामिन B6 के नाम थोड़ा बता देती हूँ। याद करिएगा, हमने जब विटामिन B1 का चैप्टर बताया था तो उसमें हमने बताया था कि उसके भी बहुत सारे नाम आ रहे थे। जैसे विटामिन B1 को थायमिन कह रहे थे उसके रासायनिक नाम पे, उसके अलावा हंगिर विटामिन कह रहे थे, एंटी बेरी बेरी विटामिन कह रहे थे, तंत्र का शोध विटामिन कह रहे थे। यानी कि जो अपना कार्य करता है उस कार्य के नाम पे हो जाता है। वैसे ही आपने जब विटामिन B का चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें बताया था कि विटामिन B को लेक्टोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, या फिर उसे कह दे विटामिन G का। ठीक है, उसके अलावा जब हमने विटामिन 3 का जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी नाम आपने देखा था कि उसको PPF कह रहे थे, विटामिन PP कह रहे थे। राइट, यही तो हमने बताया था। ठीक वैसे ही जब विटामिन B6 की यहाँ पे हम बात करते हैं तो विटामिन B6 को एक नाम है उसका, कहते हैं प्रति त्वचा शोध विटामिन कहते हैं। उसके अलावा जब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे नंबर पे, जब दूसरे नंबर पे देखते हैं तो उसे कहते हैं रेट एंटी डर्मेटाइटिस। जब तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा हमारा क्या होता है? एडेमिन होता है। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि इसे रेट एंटी डर्मेटाइटिस क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि जब उसकी खोज हुई थी, यानी कि जो विटामिन B6 होता है, B6 होता है जो चूहों के जो चर्म रोग होता नहीं है, यानी कि जो सफ़ेद रोग होता है उसके उपचार के लिए, यानी कि ठीक करने में कौन मदद करता था? विटामिन B6 करता था। याद रखे रहना कि विटामिन B6 क्या करता है? जो चूहों में चर्म रोग होता है ना, उस चर्म रोग को ठीक करने में मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि उपचार में काम करता है। यानी कि हमने विटामिन B6 का यहाँ पे जब नाम देखा तो नाम में हमने पहले बताया कि प्रति त्वचा शोध विटामिन कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपने देखिएगा लिखा है एंटी डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस क्या होता है? डर्मेटाइटिस होता है जो त्वचा संबंधित बीमारी होती है ना, उससे हमें बचाता है। तो एंटी मतलब क्या होगा? विरोधी होगा, यानी कि जो त्वचा संबंधी बीमारी होती है ना उससे दूर करता है कौन? यानी कि विटामिन B6 करता है। तो इसलिए इसे क्या कहा गया? त्वचा, यानी कि प्रति त्वचा शोध विटामिन कहा गया। उसके बाद में जो एडेमिन होता है, एडेमिन इसका नाम है, यानी कि विटामिन B6 का नाम भी कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो? पैराडॉक्सिन का नाम होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जब अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगला यहाँ पे देख लेते हैं कि विटामिन B6 के कमी से रोग क्या होता है। अभी तक आपने पढ़ा विटामिन B6 का रासायनिक नाम। रासायनिक नाम में हमने आपको बताया कि रासायनिक नाम होता है पैराडॉक्सिन। उसके बाद में उसका जब 3 रूप हमने देखा तो पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्साल होता है और पैराडॉक्सामाइन होता है। उसके बाद में हमने उसको नाम बताया, यानी कि विटामिन B6 के नाम बताया। नाम में हमने बताया कि इसे प्रति त्वचा शोध विटामिन कहते हैं। उसके अलावा एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन कहते हैं। उसके अलावा हमने बताया कि इसे क्या कहते हैं? एडेमिन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि विटामिन B6 की आपके शरीर में कमी हो गई है तो क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा। सामान्यतः ये जो विटामिन होते हैं इनकी कमी देखने को नहीं मिलती है, यानी कि बहुत कम लोगों को इस विटामिन की कमी देखने को मिलती है, और वैसे भी ज़्यादा लोग कम कर देते हैं तभी देखने को मिलती है। अगर लोग इसका सेवन करें, यानी कि जितना और पोषक तत्व का केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, खाते हैं अपने शरीर में, उसको लेते हैं, तो ये कमी देखने को ना मिले। लेकिन लोग इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अपने प्लेट में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रखते हैं। जैसा कि आपको आपने पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट को लोग ज़्यादा सेवन करते हैं। इसीलिए भारत की राजधानी क्या होती है? मधुमेह नाम से जानी जाती है, क्योंकि जो यहाँ के लोग होते हैं, भारत के लोग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, विटामिन की मात्रा बहुत कम लोग लेते हैं। इसलिए इसकी जब कमी देखने को मिलती है तो भयानक से बढ़ के भयानक निकल के आती है। तो यहाँ पे हम आपको कमी बता देते हैं कि विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B6 की कमी से होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं।
अब यहाँ पे आप याद करिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, आपने कहीं पे आपने पढ़ा था हीमोसाइटिक एनीमिया, वो कोई और एनीमिया है। यानी वो जो एनीमिया है वो विटामिन के चैप्टर से संबंधित है, जिसमें हमने देखा था कि अगर आपके शरीर में विटामिन के की जो मात्रा होती है अधिक हो जाए तो आपको कौन सी बीमारी होगी, आपको होगी हीमोसाइटिक एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, अगर आपके शरीर में ब्लड्स की कमी हो गई है या फिर जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, सफ़ेद रक्त कणिकाएं, इनकी मात्रा इनबैलेंस हो जाए या फिर जल्दी टूट जाए, देर से टूटें, ठीक है, तो ये सब एनीमिया देखने को मिलता है। लेकिन जब हीमोसाइटिक एनीमिया की बात करते हैं तो हीमोसाइटिक एनीमिया उस व्यक्ति को होगा जिसके शरीर में जो आरबीसी होता है, आरबीसी समय से पहले बन जाते हैं या फिर हो सकता है कि समय से पहले विकसित भी हो जाए। यानी कि आरबीसी को आपने जाना होगा कि आरबीसी कितने दिन में तैयार होता है, बन के तैयार हो जाता है, तो 120 दिन का वो समय लेता है, 120 दिन में वो बन के तैयार हो जाता है। लेकिन जो हीमोसाइटिक एनीमिया होता है, हीमोसाइटिक एनीमिया में देखा जाता है कि जो आरबीसी होते हैं वो समय से पहले बन जाते हैं या फिर हो सकता है कि समय के मतलब पूरा होने से पहले ही विकसित हो जाए, यानी कि टूट जाए, तो उसे कहते हैं हीमोसाइटिक एनीमिया। लेकिन यहाँ पे देखी जाए इसे कहते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया, वो था हीमोसाइटिक एनीमिया। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया अगर आपके शरीर में हो गई है तो आपको विटामिन B6 की कमी जो होती है तो आपको ये दिखाएगी, यानी कि ये लक्षण दिखाएगी। अब यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हो कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं, इनमें किस मात्रा में इनबैलेंस हुआ है। इस फिगर में देख रहा है कि कमी हो गई, यानी कि आपको हीमोसाइटिक एनीमिया का यहाँ पे लक्षण दिखाई दे रहा। अगर ये नॉर्मल शरीर होगा तो जो आरबीसी होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल होते हैं और वाइट ब्लड सेल होते हैं, इनकी जो मात्रा होती है सही होती है। लेकिन जब आपको ये बीमारी हो जाएगी तो जो आरबीसी होते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल या फिर कहें रेड ब्लड सेल, तो जो इनकी मात्रा होती है वो अंतर देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दूसरे जो बीमारी होती है उसे कहते हैं काइलोनीचिया कहते हैं। अब ये काइलोनीचिया क्या होता है, तो काइलोनीचिया वह लक्षण दिखाता है जो आपकी नाखून होते हैं, नाखून पे आधा चांद की तरह सफ़ेद दिखाई देता है। यानी कि जो आपका ये नाखून होता है, नाखून जब आपका ऐसे सफ़ेद सा चांद की तरह दिखाई देता है तो वह बीमारी क्या दिखाता है, आपको दिखाता है काइलोनीचिया वाला बीमारी। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि काइलोनीचिया बीमारी, अगले जब टीजीटी पीजीटी एग्जाम हुआ था तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि काइलोनीचिया ये किस बीमारी से संबंध है। तो जो आपकी नाखून होती हैं, नाखून पे जब सफ़ेद सफ़ेद चांद की तरह जब दिखाई देता है तो उसे कहते हैं काइलोनीचिया कहते हैं। जब तीसरी बीमारी की बात करते हैं, यानी कि एक्रोडीनिया कहते हैं। ये एक्रोडीनिया क्या लक्षण दिखलाता है, तो इसमें जिस व्यक्ति को ये बीमारी होगी तो उसको भूख नहीं लगेगा, उसके त्वचा वाली जो संबंधी बीमारी होती है वो यहाँ पे दिखाई देने को लग जाएगी। यानी कि विटामिन B6 के हमने बस 3 ही रोग देखा। 3 रोग में हमने जब देखा तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया देखा, काइलोनीचिया देखा, एक्रोडीनिया देखा। लेकिन हाँ, अगर आपके शरीर में ये तो मेन रोग हैं, लेकिन अगर आपके शरीर में कोई भी पोषक तत्व हो गया हो, उसकी जो कमी हो जाती है ना, तो एक नई बीमारी बन के उभर आ जाती हैं। जैसे आपके शरीर का विकास नहीं हो पाएगा, आपको बहुत सारे यानी कि जो आरबीसी होते हैं उनका विघटन सही से नहीं हो पाएगा, जो प्रोटीन्स वाले काम होते हैं वो भी रुक जाएंगे, जो कार्बोहाइड्रेट वाले काम होते हैं वो भी रुक जाएंगे, जो विटामिन्स वाले काम होते हैं, यानी कि कोई एंजाइम होते हैं ना विटामिन्स, ये अपना भी कार्य करते हैं, दूसरों का भी करते हैं, यानी कि दूसरे पोषक तत्व का भी क्या करते हैं, काम करते हैं। तो कुल मिलाकर कहें कि ये तो मेन रोग होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, इनके भी कमी से जो भी बीमारी होने वाली होती है वो हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि विटामिन जो होते हैं अपना भी कार्य करते हैं, जाकर के प्रोटीन्स की चयापचय में भी कार्य करते हैं, वहीं पे फैट के चयापचय में कार्य करते हैं, वहीं पे कार्बोहाइड्रेट की यानी कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं सबके पोषक तत्व में जाकर के यह क्या करते हैं, सहयोगी की तरह कार्य करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, लेकिन इतना तो याद रखे रहना कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, काइलोनीचिया होता है और एक्रोडीनिया नामक बीमारी होती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट पे हम देखते हैं कि यहाँ पे पायरोडॉक्सिन के कार्य क्या होते हैं। तो आप सभी जान जाते हो कि जब हमने अभी तक कमी देखा ना, तो कमी के अलावा बहुत ऐसा होता है कि कार्य भी करता है ना, कोई ज़रूरी नहीं है ना कि कार्य करे ना तो मतलब कार्य करे तो कमी ना करे, कमी करे तो कार्य ना करे, उसकी अधिकता और कमी दोनों ही दिखाई देने को लगती है। तो अभी तक आपने कार्य में नहीं देखा, आपने कमी देखा, अब हम आपको बताते हैं कि कार्य क्या होते हैं। तो पहला रूप यहाँ पे देखिएगा कि ये क्या होता है, विटामिन सक्रिय रूप क्या होता है,
पायराडॉक्सिल फास्फेट होता है। यहाँ पे गलत होगा, किस लिखा है। तो इस विटामिन के यानी कि जो पायराडॉक्सिन होता है, तो पायराडॉक्सिन के अगर आपको सक्रिय रूप पूछा जाए तो इसका सक्रिय रूप क्या होता है, पायराडॉक्सिल फास्फेट होता है। ठीक है, यानी कि पायराडॉक्सिल फास्फेट इसका सक्रिय रूप होता है। अब उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, यह विटामिन अपनी चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म तंत्र का कार्य लीवर, त्वचा और आंखों सहित अन्य अंगों को स्वस्थ बनाने व शरीर को ऊर्जा स्मृति में वृद्धि प्रदान करते हैं। जैसे कि देखो, अभी हमने आपको बताया कि ये विटामिन क्या होते हैं, यानी विटामिन बी क्या होते हैं। जितने भी विटामिन आप पढ़ते जाओगे तो ये क्या करते हैं, आपके शरीर में वृद्धि में सहायक होते हैं। उसके अलावा ये वसा के संश्लेषण में सहायक होते हैं, यानी कि वसा के संश्लेषण चयापचय में कार्य करता है या प्रोटीन्स में कार्य करता है। उसके अलावा यह विटामिन में तो कार्य करता ही करता है, यानी कि अपना रूप जो अपना कार्य होता है, यानी कि खुद का जो कार्य होता है वो तो करता ही करता है। अब आगे बात करते हैं, अगला भी हमने कुछ लिख रखा है। यहाँ पे देखते हैं, यह ट्रिप्टोफैन को नियासिन में बदलने का कार्य करता है। अब याद करिएगा, ये ट्रिप्टोफैन और नियासिन किसे कहते हैं। जब हमने आपको विटामिन का चैप्टर पढ़ाया था, यानी कि विटामिन B3 का चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें विटामिन B3 को क्या कहते हैं, उसका रासायनिक नाम को, इसके रासायनिक नाम को कहते हैं नियासिन। तो अगर आपको विटामिन B3 यानी कि आपको नियासिन ग्रहण करना है तो आपको खाना पड़ेगा ट्रिप्टोफैन। अगर क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन्स होता है। नियासिन क्या होता है, तो नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है। अगर आपको नियासिन की प्राप्ति करनी है तो उससे पहले आपको खाना पड़ेगा ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन कितना खाना पड़ेगा, तो आपको खाना पड़ेगा 60 mg। अगर आप खाते हो 60 mg तो आपको कितना प्राप्ति होगा, आपको होगा 1 mg प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने नियासिन खाने के लिए आपने ट्रिप्टोफैन खाया है आपने, तो वह ट्रिप्टोफैन डायरेक्ट जाकर के नियासिन में परिवर्तित नहीं होता है। बहुत सारे विटामिन यहाँ पे आकर के हेल्पर आ जाते हैं। हेल्पर कौन होता है, तो हेल्पर होता है विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B6 होता है। अगर आपको पूरा क्लास देखना है तो आपको विटामिन B3 का चैप्टर मिल जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से बहुत सारे टॉपिक वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि अगर आपको ट्रिप्टोफैन और नियासिन में परिवर्तित होना है, यानी कि दोनों ने अपना कार्य करना है सही से, तो ये जो तीनों हमने अभी यहाँ पे बात किया, ये क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं। तो ट्रिप्टोफैन इन तीनों का मदद लेकर के नियासिन में अपना रूप दिखा देता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, यह थायराइड, एड्रिनल व इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स में जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है, यानी कि जो मधुमेह रोग से संबंधित होता है। अगर आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है या फिर ज़्यादा बन जाता है तो आपको मधुमेह नामक रोग हो जाता है। मधुमेह वो बहुत प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, टाइप 3 होता है। तो अगर आपके शरीर में इंसुलिन ज़्यादा बन जा रहा है तब भी आपको देखने को मिलता है मधुमेह की बीमारी। अगर कम देखने को मिलता है, यानी कम आपको बनता है इंसुलिन आपके शरीर में, तो क्या होता है, मधुमेह देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे थायराइड क्या होता है, थायराइड भी एक प्रकार की ग्रंथि होती है, एक प्रकार की हार्मोन्स होती हैं। तो उन सब के निर्माण के लिए कौन कार्य करता है, विटामिन B6 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, आरबीसी की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखता है या हीमोग्लोबिन या एंटीबॉडीज तैयार करने में सहायक होता है। यानी कि आरबीसी क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं। तो इनके बनाने में यानी कि इनके जीवन काल जो होती है 120 दिन का, इनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए कौन मदद करता है, विटामिन B6 कार्य करता है। विटामिन B6 आपके शरीर में होगा तो जो आरबीसी होते हैं वो अपने टाइम से यानी कि 120 दिन तक बन के तैयार हो जाएंगे। अगर आपके शरीर में नहीं होगा तो ये जल्दी विकसित हो जाएंगे, जल्दी टूट जाएंगे, इस समय से नहीं बन पाएंगे। उसके अलावा हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि आपके रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और एंटीबॉडीज का तैयार करने में क्या करता है, विटामिन B6 सहायक होता है। अब आगे बात की जाए, अगला पे यहाँ पे आ जाएगा। अगला यहाँ पे स्रोत है, इससे पहले हम आपको बता देते हैं, जो ये विटामिन B6 होता है यह क्या होता है, जो फोलिक एसिड होता है ना, फोलिक एसिड याद करिएगा। फोलिक एसिड अभी आपको नहीं पढ़ाए हैं आपको हम, तो जो फोलिक एसिड पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा देखिए रहना। जो विटामिन B6 होता है यह फोलिक एसिड के जो चयापचय होती है, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म होती है, उनके सहायक के लिए क्या करता है, एंजाइम का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि जो फोलिक एसिड होता है, फोलिक एसिड क्या होता है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B9 में भी क्या करता है, अपना कार्य करता है, यानी कि उनको भी मेटाबॉलिज्म में, यानी कि जो एंजाइम बनते हैं उस एंजाइम का निर्माण करने के लिए क्या करता है, कार्य करता है। उसके अलावा भी यह क्या करता है, जो हमारे शरीर में एमिनो अम्ल बनते हैं, एमिनो अम्ल के भी क्या करता है, चयापचय में यह मदद करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, जब अगला देखते हैं, अगला यहाँ पे आप बात करते हैं इसके स्रोत को। यानी कि अगर आपको विटामिन B6 की जो कमी हो गई है, यानी कि जो विटामिन B6 की अगर आपके शरीर में
कमी हो गई है तो आपको क्या-क्या बीमारी हमने आपको बताया कि आपको बताया कालोनीचिया होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, एक्रोडीनिया होता है। तो ये सब कमी आपके शरीर में ना हो तो उसके लिए आपको खाना पड़ेगा अंडा, अंडा के अलावा आपको खाना पड़ेगा मछली, मछली के अलावा आपको खाना पड़ेगा दूध, दूध के अलावा आपको खाना पड़ेगा जो मांस होते हैं, मांस में भी पाया जाता है और अंकुरित अनाज में तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जो विटामिन बी होते हैं और विटामिन सी में क्या होता है, अंकुरित अनाजों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या, विटामिन बी और सी पाया जाता है। यानी कि जितने आप विटामिन पढ़ते जाओगे उनमें अगर स्रोत देखोगे तो स्रोत क्या होता है, बहुत ज़्यादा यानी कि इसमें पाया जाता है। ठीक है। तो जो अंकुरित अनाज होते हैं भले ही प्रोटीन्स होते हैं या कुछ भी हो तो वो जो विटामिन बी और सी में जाकर के कन्वर्ट हो जाते हैं। ये विटामिन बी से होते हैं, यानी कि हम क्यों अंकुरित अनाज खाते हैं, हम अंकुरित अनाज इसलिए खाते हैं क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, अंकुरित अनाजों को हम अंकुरित अनाजों के क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये क्या होता है, जो हमने अभी बताया नहीं था कि पैराडॉक्साइन होता है, पैराडॉक्सामाइन होता है, पैराडॉक्साल होता है। तो इन तीनों रूपों में भी क्या होता है, जो सारे विटामिन बी सिक्स के स्रोत होते हैं पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने दिया कि अंडे में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, अंकुरित अनाज में पाया जाता है, चने में पाया जाता है, गेहूं में, यानी कि कोई भी अंकुरित भोज्य पदार्थ है तो उसमें जो विटामिन बी होती है, विटामिन सी होती हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। हम विटामिन बी और सी को क्यों ज़्यादा ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनको और यानी कि रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। अब आगे बात करते हैं, अगला हम देखते हैं इसके अवशोषण के बारे में। तो अवशोषण कहाँ होता है, तो अवशोषण होता है जेजुनम में, यानी कि छोटी आंत में। छोटी आंत के अलावा यह कहाँ होता है, यह जो रक्त होता है, रक्त में क्या होता है, पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे जाकर के अवशोषण होता है। यानी कि जो विटामिन बी होता है, बी और सी में आपने देखा होगा कि ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। राइट। हम विटामिन बी और सी जो भी विटामिन पढ़ते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, तो इनको घुलनशीलता के आधार पर बांटते हैं। जब वसा में घुलनशील की बात करते हैं तो दूसरे आते हैं, यानी कि ए, डी, ई, के आते हैं। जब विटामिन यानी कि जल के घुलनशील की बात करें तो जल में घुलनशील विटामिन बी आते हैं, विटामिन सी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम विटामिन बी की बात कर रहे हैं। तो बी क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील होने के कारण आपके शरीर में अवशोषण नहीं हो पाता है। तो अवशोषण ना होने के कारण ये क्या होता है, इनको रोज खाना पड़ता है, यानी कि अपने खाने में इसको रोज इस्तेमाल करना चाहिए। फिर भी ये क्या होता है, यानी कि विटामिन बी सिक्स होता है, ये आपके जो जेजुनम होता है और आपके रक्त होता है, रक्त में जाकर के 8 सप्ताह तक क्या हो जाता है, वहाँ पे इकट्ठा हो सकता है। यानी कि 8 सप्ताह तक इसे आप प्रयोग कर सकते हो, उसके बाद में आपको फिर इसको स्रोत में लेना पड़ेगा, यानी कि 8 सप्ताह तक ये संग्रहित हो सकता है। अब आगे बात करते हैं, विसर्जन की बात करते हैं। जैसे कि हमने पीछे ही बताया कि ये जल में घुलनशील होता है, तो ये जल के रास्ते से बह जाता है। फिर भी हमने पीछे बताया कि ये 8 सप्ताह तक आप इसे स्टोर कर सकते हो, कहाँ, आप जेजुनम में, और इसके अलावा हमने बताया रक्त में। लेकिन यह मूत्र के रास्ते से क्या हो जाता है, बह जाता है, क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। आज हमने विटामिन बी सिक्स में बहुत सारा विटामिन की यहाँ पे चर्चा की। उसके अलावा यहाँ पे आप अगर लिखना चाहते हो तो विटामिन बी सिक्स क्या होता है, एक एंटागोनिस्ट होता है। यानी कि एंटागोनिस्ट क्या होता है, ये डीऑक्सी पैराडॉक्साइन होता है। ठीक है। यहाँ पे लिख देता, क्योंकि यहाँ पे हमने नहीं लिखता विटामिन बी सिक्स क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है। एंटागोनिस्ट क्या होता है, ये डीऑक्सी पैराडॉक्साइन होता है। ठीक है। अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। हमने आज आपको बहुत सारे टॉपिक को यहाँ पे क्लियर किया। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि कार में देखा कि ये वृद्धि में सहायक होता है। जो इसका सक्रिय रूप होता है, उसका सक्रिय रूप हमने बताया कि पैराडॉक्सिन फास्फेट होता है। उसके अलावा हमने बताया कि वसा में, प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट में, इन सब के चयापचय में कार्य करता है। लेकिन एक कार्य और कर रहा था कि जो ट्रिप्टोफैन को नियासिन में बदलने में कार्य कर रहा था, तो विटामिन बी सिक्स क्या करता है, उसका मदद करता है। यह क्या करता है, आपके थायराइड को, जो एड्रिनल होते हैं, इंसुलिन, इनके हार्मोन्स को बनाने में यानी कि सहायता प्रदान करता है। आपको पता होगा कि इंसुलिन की अधिकता और कमी होने से क्या दिक्कत देखने को मिलती है। उसके अलावा हमने बताया विटामिन बी सिक्स के जो नाम होते हैं, यानी कि एंटी रेटिस कहते हैं, इसको पट्टी त्वचा कहते हैं, रेट एंटी डर्मेटाइटिस कहते हैं। इसके अलावा हमने क्या बताया, इसके रासायनिक नाम के ऊपर। आज अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको सब्सक्राइब करने में इसको कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नई विटामिन की ओर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।